हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे बात की थी वो मैंने लार्जली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात की थी कि हम लोग क्या करते थे, विप्रो के कौन से प्रिंटर थे, एप्सन के कौन से थे, इनको हमने किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन थी, किस एप्लीकेशन के लिए थे और किस तरह से ये मार्केट से धीरे धीरे करके हटते चले गए क्योंकि एप्लीकेशन अलग अलग आनी शुरू हुई जो कि इनके दायरे से या इनकी कैपेसिटी से बाहर थी। आज मैं लार्जली आपसे बात करूंगा इसके सेकंड फेज़ की। एरा है 1991-92 और इसमें जो आज मैं पेरिफेरल्स की बात करूंगा वो पेरिफेरल्स होंगे लेज़र जेट, जिसमें कोई संदेह नहीं कि उस टाइम पे the monopoly and the king of the market was HP and still it is HP largely if you take the size of the market। तो उस टाइम पे हम लोग एप्सन के स्टाइलस रेंज के इंकजेट प्रिंटर मार्केट करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी और अपने एंड कस्टमर्स के साथ में भी। और हमारा और मार्केट में जो एक दूसरे का सामना होता था वो लार्जली HP से हुआ करता था। इन दोनों की टेक्नोलॉजी फ़र्क थी और इसमें कोई शक नहीं कि उस टाइम 91, 92, 93 एरा में HP का एक छत्र राज था मार्केट पे, जिसमें उनके थर्मल इंकजेट प्रिंटर जो थे वो लगभग हर एप्लीकेशन में कस्टमर की पहली पसंद हुआ करते थे और उसको कंपटीशन दिया एप्सन ने कुछ हद तक। मार्केट में दूसरे प्लेयर भी थे, जैसे कैनन था, ब्रदर था और ओलिविटी था इटली का। तो ये 4-5 ब्रांड थे, बट अगर आप ओवरऑल बात करें तो अनडिस्प्यूटेड किंग वाज HP, जिसके थर्मल इंकजेट प्रिंटर थे और इसको कंपटीशन कुछ हद तक एप्सन ने दी। सीको एप्सन कॉरपोरेशन जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन थी और विप्रो के थ्रू मार्केट में प्रेजेंट थी उस टाइम। और इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी थी। पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में एप्सन ने क्लेम किया कि वो HP से ज़्यादा शार्प, क्रिस्प और हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रिंटिंग एप्लीकेशन में दे सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में डोमिनेंट फिगर जो थी वो HP की तरफ से थी। अब व्हाट वाज द पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी? सो अकॉर्डिंग टू एप्सन एट दैट टाइम, पीजो वाज द क्रिस्टल, इट वाज द क्रिस्टल जिसपे वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स डाल के उस पीजो क्रिस्टल जो था उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते थे एंड दैट पीजो क्रिस्टल वाज अटैच टू द प्रिंट हेड। तो जैसी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती थी तो वो उस पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के थ्रू उस जो क्रिस्टल को एक्सपेंड और जब कॉन्ट्रैक्ट करती थी तो उससे जो इंक टैंक है उस इंक टैंक में एक प्रेशर क्रिएट होता था और जिस तरह से जितने मिली सेकेंड या जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता था उसके बेसिस पे जो एयर है वो इंक के साथ मिलके एक इंक बबल क्रिएट करती थी और वो प्रिंट हेड से बाहर पेपर्स की तरफ जाता था। तो अकॉर्डिंग टू एप्सन एट दैट टाइम वो उसके कंट्रोल में था कि वो उसको बबल को, जो इंक बबल है, वो उसको कितना शार्प, कितना छोटा या कितना बड़ा कर सके और वो डिपेंड करता था कि वो पेज पे कितनी क्रिस्प इमेज बनाएगा। उसके साथ साथ में जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में CPS हुआ करता था, कैरेक्टर पर सेकंड, यहाँ पर जो उसकी रेजोल्यूशन थी पेपर पे वो DPI में आंकी जाती थी, डॉट पर इंच। तो 1 इंच में कितने डॉट्स एक पर्टिकुलर प्रिंटर क्रिएट करता है, कितना वो बारीक होता है, कितना वो शार्प होता है और किस तरह से वो इंक को प्रिंट हेड से निकाल के पेपर पे थ्रो करता है, वो डिपेंड करता था कि उसकी इमेज कितनी क्रिस्प होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर HP को देखें तो HP जो है थर्मल इंकजेट प्रिंटर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करता था। वो एक मैकेनिकल मूवमेंट थी जिसमें वो एक हीट प्रोड्यूस होके प्रिंट हेड के थ्रू
बबल क्रिएट करता था और उस बबल को वो फिर प्रिंट हेड से निकाल के पेपर पे थ्रो करता था। तो कहा जाता है कि ये डॉट्स पर इंच जो है, जितना ज़्यादा 1 इंच में होगा उतनी इमेज शार्प, क्लियर और क्रिस्प होगी। तो दोनों टेक्नोलॉजी के अपने अपने फ़ायदे थे और अपने अपने नुकसान थे। जो हीट थर्मल टेक्नोलॉजी थी वो वाटर बेस्ड इंक ज़्यादा यूज़ करती थी, और उसमें हुआ क्या करता था कि अगर किसी तरह से अगर आपकी इंक क्लॉग हो गई है प्रिंट हेड के अंदर, तो वो पूरा प्रिंट हेड बदलना पड़ता था, क्योंकि प्रिंट हेड ही इंकजेट प्रिंटर में एक इंजन होता है, जो एक किस्म से हम इसको इंजन बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा इस प्रिंट हेड पे डिपेंड करता है कि अगर वो मल्टी पास में इमेज क्रिएट कर रहा है तो इमेज क्रिएट करने में प्रिंटर की जो स्पीड है वो स्लो होगी, अगर सिंगल पास में कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो पीजो इलेक्ट्रिक था उसमें जो इंक थी वो अलग अलग कंपार्टमेंट में हुआ करती थी। तो ये दो टेक्नोलॉजी जो हैं उस टाइम पे प्रेवलेंट थी, और इन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब प्रिंटर इंडस्ट्री इवॉल्व हुई तो हमने उस टाइम देखा कि डीटीपी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा संख्या में होते थे मार्केट में। अगर आप जाते हैं तो वो जो डीटीपी ऑपरेटर है उनकी पहली पसंद उस टाइम पे एचपी इंकजेट प्रिंटर की हुआ करती थी, क्योंकि एक तो उनकी सर्विसिंग इजीली अवेलेबल थी, नंबर्स ज़्यादा थे, और उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा विकल्प या ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही एप्सन या दूसरे ब्रांड आए तो मोनोपोली तो मैं कहूँगा कि ख़त्म नहीं हुई, पर लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया कि हाँ ये टेक्नोलॉजी भी है जो उतना ही क्रिस्प या कहें कुछ मामले में उससे ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन में प्रिंट आउट देती थी। पर क्योंकि उनकी इंस्टॉलेशन बेस कम था इसलिए उसकी सर्विस की प्रॉब्लम थी। सर्विस में कई बार पार्ट्स, इंक टैंक, और अगर CMYK की अगर हम बात करें, ये जो इंक टैंक होते थे कभी एक अवेलेबल है दूसरा नहीं है, तो उसके बेसिस पे इनकी कंपटीशन चैलेंज जो था वो HP को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। हाँ, कुछ छोटा मोटा डेंट मार्केट में हर एक ने अपना अपना मार्केट शेयर ज़रूर लिया, पर उसके बावजूद HP वाज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। धीरे धीरे DTP इंडस्ट्री भी फेज आउट होती चली गई, लोगों के पास अपने प्रिंटर आ गए, और जो DTP वाला सेगमेंट था वो वाइड फॉर्मेट दूसरे प्रिंटर्स ने ले लिया, जहाँ पर आउटडोर प्रिंटिंग एप्लीकेशन भी आ गई और साथ साथ इंडोर भी। तो इस तरह से मार्केट इवॉल्व हुई। उसके साथ साथ में हमने देखा कि अगर मैं इसके साथ ही आपको लेज़र जेट प्रिंटर मार्केट की बात करूं उस टाइम में, तो मैं बिल्कुल कहने में नहीं झिझकूंगा, क्योंकि हमारा कंपटीशन भी था। HP वाज अनडिस्प्यूटेड किंग। उनके लेज़र जेट प्रिंटर बॉक्सी नेचर के थे, मतलब देखने में बॉक्स जैसा लगता था। 2P 3 4 ये जो सीरीज़ थी, P मतलब पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी थी जहां DTP ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स या कुछ ऐसी एप्लीकेशन जहां पर नॉर्मल प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करती, वो एक पोस्टस्क्रिप्ट कार्ड उसमें लगाते थे जो फ्रंट पे लगता था शुरुआती दौर पे। और एप्सन ने जब अपने पोस्टस्क्रिप्ट प्रिंटर देना शुरू किया तो उसने क्या किया, उसने प्रिंटर के कैबिनेट के अंदर ही पोस्टस्क्रिप्ट को बोर्ड के साथ में इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो कंपटीशन HP के साथ साथ कैनन और एप्सन का भी था, पर जो पहली पसंद थी ग्राफिक यूज़र की वो थी HP लेज़र जेट। और लेज़र जेट ने इतना धमाका किया हुआ था कि जैसे जैसे इंकजेट इंडस्ट्री फेज आउट होती गई और लेज़र जेट आया, क्योंकि ये एक सूखे पाउडर पे होता था तो उसको स्मजिंग की उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, प्रिंटिंग फास्ट थी। यहाँ पर अब DPI के साथ साथ PPM भी आ गया, पेज पर मिनट, कितने पेज दैट पर्टिकुलर प्रिंटर चर्न आउट इन अ मिनट। तो ये ब्लैक एंड वाइट टेक्नोलॉजी थी, और इसमें एक बड़ा धमाका हुआ उस टाइम पे। एक HP ने अपने लेज़र जेट इंट्रोड्यूस किया और अचानक जो डीलर इंडस्ट्री है उसमें हवा फैली कि इस प्रिंटर में तो बटन ही नहीं है और मेरे को पूरा याद है कि बड़ी अजीब अजीब सी रिएक्शंस मार्केट में डीलर्स और सेल्स पर्सनल के थे। तो पता लगा कि HP ने डेलिबरेटली उसमें ऑन ऑफ बटन नहीं दिया था। जैसे ही आप प्लग इन करते थे तो उसकी जो LED लाइट्स थी उसके बेसिस पे हमको समझना होता था कि नाउ द प्रिंटर इज़ ऑनलाइन, ऑफलाइन और रेडी टू प्रिंट।
तो ये एक बड़ा बढ़िया सा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, जहाँ पर ऑन ऑफ बटन नहीं था लेज़र प्रिंटर में। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम HP हैज़ इंट्रोड्यूस दैट प्रिंटर। और कहें तो टोटल जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेटेड थी HP की तरफ से। तो HP ने बाद में इसमें कई चेंजेस किए। पोस्टस्क्रिप्ट वाला जो फंडा था उसमें कई चेंजेस आए, और धीरे धीरे ये DTP इंडस्ट्री लेज़र जेट से भी हट के सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग तक रह गई, जहाँ पर कि लेटर राइटिंग या कहें कि छोटे मोटे ग्राफिक्स के साथ में प्रिंटिंग एप्लीकेशन थी। और धीरे धीरे वाइड फॉर्मेट प्रिंटर आने शुरू हुए। जो वाइड फॉर्मेट में बोलूं क्योंकि अभी तक ये जो प्रिंटर थे ये A4 साइज़, लीगल साइज़ और ये इस तरह के रेगुलर साइज़ को प्रिंट करती थी। उसके बाद आया A3 साइज़, जिसको हम फुल ब्लीड भी बोलते हैं। तो इसमें वैसे इंकजेट भी आए थे A3 साइज़ में, और इसमें कलर ऑप्शन भी आ गया था। पर जो लेज़र जेट है वो धीरे धीरे प्लॉटिंग की तरफ शिफ्ट होता चला गया, और जो लेज़र जेट प्रिंटर है वो एक स्पेसिफिक लो साइज़ वॉल्यूम प्रिंटिंग एप्लीकेशन के लिए रह गए। तो इसके बाद प्लॉटर आया। प्लॉटर के बाद में वाइड फॉर्मेट जो बाहर एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं मल्टीपास में, उस तरह की प्रिंटिंग एप्लीकेशन आई। तो ये उस टाइम 92-93 एरा में एक बड़ा फास्ट चेंजिंग मार्केट था, जो लेज़र जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और उसके बाद में कहे तो प्लॉटिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। अगली वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि किस तरह से हमने उस टाइम पे 91-92 में PC इंडस्ट्री के साथ में अपने को अलाइन किया, और ब्रांडेड PC के साथ साथ हमने बॉक्स CPU, ट्रे CPU के साथ में अपने असेंबल किए हुए कंप्यूटर सिस्टम मार्केट में देने शुरू किए, OEM बेसिस पे भी और एंड यूज़र सेगमेंट के साथ भी। और वहाँ पर एक बड़ा चेंजेस जो आया था वो मल्टीमीडिया बोला जाता था। तो वो मल्टीमीडिया क्या था प्रिंटर और कंप्यूटर के साथ में, ये मैं आपसे अगले एपिसोड में जिक्र करूँगा। और धीरे धीरे किस तरह से हमने कम्युनिकेशन के एरिया में, उस टाइम पे जब कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन होता था तो आज की तरह नहीं था। पहले एंड टू एंड पे मॉडेम होते थे, और अगर दूरी ज़्यादा है तो उसके लिए लाइन ड्राइवर यूज़ हुआ करते थे, जो कि सिग्नल्स को एनहांस करके दूसरे एंड पे दूसरे मॉडेम को भेजते थे। तो उसमें एसिंक मॉडेम भी थे, सिंक्रोनस भी थे, और ये टाइम क्लॉक मैचिंग करके ये टेक्नोलॉजी थी जो उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी मार्केट की। हमने मोटरोला के मॉडेम जो है वो मार्केट किए, हमने US रोबोटिक्स के भी किए, और वी डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस सेगमेंट। और किस तरह से डीलर इंडस्ट्री और एंड यूज़र इंडस्ट्री डिफ्रेंशिएट होती चली गई और उसमें क्या क्या फोकस थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिख के कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको अपनी वीडियो, अपने एक्सपीरियंस भी देने हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी सो दैट वी कैन कोलैबोरेट एंड पुट योर एक्सपीरियंस थ्रू दिस चैनल and tell the world that how we evolve with the market and how the market takes shapes and comes to the present form where we are living. Hopefully आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मैक्सिमम, और शेयर करेंगे मैक्सिमम IT पर्सनल्स के साथ में। टिल देन, बाय बाय।